अच्छा, पिछले टर्म पे हम लोग बात क्या किए थे? पिछले टर्म पे हम लोग बात किए थे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। हम लोग फिर बात किए थे डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में किस तरह का अंतर है, वो बारे में बात किए थे कि भाई कोई फॉर्मूला अलग नहीं है, डिपेंड करता है कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब बात हुई थी हम लोगों की। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो पिछले टर्म पे हम लोग क्या सीखे थे? पिछले टर्म पर सीखे थे हम लोग कि अगर पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर दें, ठीक है। इसी पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से उसको करना सब। एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें हम लोग को पोटेंशियल पता होगा और क्या फाइंड करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो, इफ पोटेंशियल V इक्वल, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, वेयर एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड इज इन मीटर, ठीक है, जहां पे एक्स वाई और जेड किस में है, मीटर में है। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ध्यान से करो इसको, 3-4 मिनट में हो जाना चाहिए, तो ऐसा करो कि 4 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन करो ट्राई। कर लिए क्या ट्राई? देखना सुनना ध्यान से भाई। अगर हम सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग आए तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। याद करते हम लोग पुरानी कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी और जो रिलेशन था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है, ये था। तो बारी बारी कर लेते हैं एक बार। चलो हम लोग डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग को वाई और जेड को क्या मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, देखो तो डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर आगे एक पावर कम, तो 2x और y है जो कांस्टेंट है तो चुपचाप से वही लिख लेंगे। y और z दोनों कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं अगर उसकी पावर 1 होती है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। वैसे भी सही है भाई, पावर को आगे तो 1 आगे, x की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 तो उसकी वैल्यू तो 1 ही आती है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब सिमिलर तरीके से निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई। देखना ध्यान से भाई, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट छोड़ देंगे, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई स्क्वायर जेड, तो वाई स्क्वायर का 2y और जेड को वैसे चुपचाप से छाप लेंगे, जेड स्क्वायर एक्स पूरा कांस्टेंट तो 0, कितना आ गया ये आ जाएगा 2y जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग डेल v अपॉन डेल जेड कैलकुलेट करें, ठीक है, डेल v अपॉन डेल जेड, तो यहाँ ध्यान देना एक्स स्क्वायर वाई उसका डिफरेंशिएशन तो 0 क्योंकि पूरा कांस्टेंट है, प्लस वाई स्क्वायर और जेड का तो 1 और प्लस एक्स को छोड़ देंगे और जेड स्क्वायर का तो पावर आगे एक पावर कम, तो 2z, तो मल्टीप्लाई कर लेते कितना आ जाएगा 2zx प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो रही है? बस ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, देखना, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू, ये रहा डेल वी बाई डेल एक्स कितना है 2xy प्लस जेड स्क्वायर, तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 2xy प्लस जेड स्क्वायर क्या आई कैप। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है क्या? ठीक है। फिर क्या है डेल वी अपॉन डेल वाई, तो डेल वी अपॉन डेल वाई ये रहा, लिख देते हैं कितना हो जाएगा माइनस 2yz प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा जे कैप आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेल वी अपॉन डेल जेड, तो डेल वी अपॉन डेल जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 2zx प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स के कैप, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। पिछले टर्म पे हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे कि अगर पोटेंशियल पता हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, और एक एग्जांपल हम फिर से यहाँ करा दिए ताकि हम लोग पिछले लेक्चर का
याद कर पाए अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे। क्या रिवर्स प्रोसेस है? उल्टा, अगर मान लेते हैं कि हम लोगों को क्या पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, ठीक है, और क्या पता लगाना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाना हो, तो कैसे पता लगाएंगे, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे कुछ कुछ लॉजिकल बातें याद करते हैं। पहली बात, जब हमको पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो पीछे आई कैप जे कैप के कैप रहेगा फॉर्मूला में। हम याद रखने की ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर पोटेंशियल पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना हो, तो ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें आई कैप जे कैप और के कैप होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और पोटेंशियल पता लगाना हो, अब सोचो ध्यान से, भाई पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को स्केलर क्वांटिटी चाहिए, तो आई कैप जे कैप और के कैप तो होना नहीं चाहिए। लेकिन किससे पता लगाना है पोटेंशियल को, हम लोगों को पोटेंशियल को पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान देते हैं, एक बार याद करते हैं जो हम सबसे स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखे थे। क्या फॉर्मूला था कि भाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर टाइम्स आर कैप, यही कुछ था ऐसे। अब हम थोड़ा सा इस पर आगे बढ़े तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी वी इक्वल ई वेक्टर में डी आर वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान देते हैं इस बात पे कैसे, जैसे हम यहाँ इसको डी आर वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, डी आर वेक्टर, तो हम इस वाले पोर्शन को हटा रहे हैं। अब इस पे ध्यान देते हैं, ये बताओ कैसी क्वांटिटी है, बोले सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कैसी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देते हैं ना, सिंस ये क्या है, ये हेडिंग टाइप का लिख लो, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नहीं, बाई फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग क्या पता लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम क्या चांस है, मैक्सिमम ये चांस है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तीनों डायरेक्शन में होगा, मतलब ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। डी आर वेक्टर क्या है, डी आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब याद है वो कहानी हम बताए थे कि भाई एक्स में चलना होगा छोटा सा डी एक्स, वाई में छोटा सा डी वाई, नहीं गड़बड़ बोल दिए क्या, एक्स में छोटा चलना होगा डी एक्स, वाई में छोटा सा डी वाई, और जेड में छोटा सा डी जेड। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे डी आर वेक्टर को क्या, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है। अच्छा, कैसा प्रोडक्ट है बताओ, डॉट प्रोडक्ट है तो आसानी से कहानी चल सकती है। ध्यान देते हैं एक बार, माइनस ऑफ डी वी इक्वल, ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू रख ले कितना, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट लगा दिए। अब डी आर वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या। तो ये हम लोग का आ गया क्या, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन चालू करते हैं, माइनस ऑफ डी वी। अच्छा, थोड़ी पुरानी कहानी याद करो, जब हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते थे तो क्या करते हैं, आई का आई में मल्टीप्लाई, जे का जे में मल्टीप्लाई और के का के में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, बाकी आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0 होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब तो हम लोग वेक्टर में सीखे हुए हैं। इसका मतलब केवल आई और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ई एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर जे का जे में क्या आएगा,
ई वाई डी वाई प्लस के का के में यहाँ से हो जाएगा ये ई जेड डी जेड। सही है। अब हम लोग इस पूरे पोर्शन को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तभी तो हमको लार्ज चेंज मिलेगा। हम इस माइनस को बाहर भगा दिए, तो यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो हम ये फॉर्मूला कैसे ले सकते हैं, माइनस ऑफ, भाई ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल ई एक्स डी एक्स, अलग अलग लिख दे रहे हैं, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला। अगर हमको कब यूज करेंगे, ये तब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज known and we have to find electric potential। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर से हम बोल रहे हैं ये बात, क्या लिखे हैं, इट इज यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो रही है कहानी, नोट कर लेते इसको भाई अच्छे से। अभी इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, एकदम सिंपल सा, वो समझ में आ जाएगा भाई, देखना ध्यान से। देखो ये थोड़ा सा बोरिंग सा लग सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो कहानी है ना वो ऐसे ही चलने वाली है भाई। इसमें हम लोग को ही विजुलाइज करना पड़ता है चीज़ों को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी टर्म्स जो है ना, क्योंकि ये डेली लाइफ में हम लोग को दिखता नहीं है। जैसे नहीं चार्ज हुआ, अभी हम जो बात कर रहे हैं कब से कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है वो है, तो ये चीज़ें विजुलाइज नहीं होती हैं, तो जल्दी सा हम लोग को याद नहीं होता, थोड़ा टफ सा लगने लगता है। इसलिए इस पर ध्यान देंगे, जितने जितने न्यूमेरिकल करते जाएंगे ना वैसे वैसे क्लैरिटी बढ़ती रहेगी भाई। देखो इस बात का फ़ायदा उठाओ सब कि घर पे हैं, लॉकडाउन है, तो जितने सारे तुम्हें बुक्स मिलते हैं, तुम बहुत सारी वीडियोज़ देख सकते हो। देखो इस टाइम को जितना यूटिलाइज, देखो ऐसे सोचो ना कि जितनी चीज़ें वो सब डिजिटल होती चली जा रही हैं भाई, तो डिजिटल में हम लोग को ढलना पड़ेगा। अगर हम इन डिजिटल चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो फिर हम लोग को ये धीरे धीरे नुकसान करेगा। क्योंकि अगर जैसे क्या हो रहा है, टाइम तो बीत ही रहा है ना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो टाइम तो बीत ही रहा है, और ये हम लोग के बहुत प्रीसियस टाइम में से कम होता जा रहा है। तो बिल्कुल टाइम लॉस मत करो, कैसे भी टाइम मिल रहा है, जो भी पॉसिबल हो पा रहा है, जितने भी तरीके हैं तुम्हारे पास, या जो भी टाइम बच रहा है उसको बचाओ, यूटिलाइज करो और बुक सॉल्व करते रहो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, वीडियोस तुम एक बार देख ले किसी टॉपिक पे तो बस करो उसको, अब बुक्स पे आ जाओ और लगातार क्वेश्चन करते रहो, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे ना उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, उतना ज़्यादा वो चीज़ रिवाइज हो कि याद रह पाएगी। हम बार बार ये एग्जाम्पल देते, देखो फिर हम दे रहे हैं कि अगर हम लोग से ये पूछा जाए कि बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, तो हम लोग को हो सकता है लगभग याद आ जाए कि हाँ सर कॉस एक्स होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स अगर हम पूछें तो वो अटकेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स पे कम क्वेश्चन करते हैं। ये सिमिलर बात है भाई, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे तो साइन एक्स जैसे क्वेश्चंस फॉर्मूले जो वो सब याद होते जाएंगे, लेकिन जितने कम फॉर्मूले, जितने कम क्वेश्चन करेंगे ना, उतने तेज़ी से वो फॉर्मूले भूलते जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो, न्यूमेरिकल्स बढ़ाओ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले, टॉपिक, चैप्टर उतना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, याद होता जाएगा। देखो सुनो ध्यान से, अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, देखना। क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 3z स्क्वायर k कैप, देन फाइंड potential at 1,1,1 if potential at 0,0,-1 is 10 वोल्ट। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन को ध्यान से चालू करो क्वेश्चन का सॉल्व करना। देखो हम फिर से एक बात बता रहे हैं भाई,
इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना उतने सही से सब चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं। इसके लिए 5 मिनट तक के लिए वीडियो रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो एक बार कर लिया ट्राई, देखना सुनना ध्यान से। भाई क्या पता हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल पूछा जा रहा है, ठीक है, यही कहानी है। फॉर्मूला ध्यान देते, क्या फॉर्मूला था, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डीवी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज करते हैं ना, देखना, माइनस ऑफ डी वी इक्वल इंटीग्रेशन ई एक्स, मतलब जो आई कैप के साथ होता है उसको हम लोग ई एक्स बोले थे। अरे याद आ रहा है कि नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लोग क्या लिखे थे, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो अगर हम सिंपली इसको और इसको कंपेयर कर ले तो हमको ई एक्स ई वाई और ई जेड दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, ई एक्स रख देते हैं, ई एक्स कितना है 2x dx प्लस ई वाई कितना है, ई वाई साइन के साथ चलेंगे तो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो 2y प्लस ई जेड कितना है, ई जेड है 3z स्क्वायर डी जेड, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि वो जो पॉइंट्स है वो कहाँ रखेंगे, तो उसको हम ना इनिशियल और फाइनल बोलेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि सर किसको इनिशियल किसको फाइनल बोलें, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जिसको इनिशियल मान रहे हैं उसके सारी सिचुएशन इनिशियल मान के रखेंगे, जिसको फाइनल मान रहे होंगे उसको सब फाइनल मान के रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पढ़ के क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल है, तो कोई एक मान लेते हैं। जनरली किसको मानेंगे, जनरली उस पॉइंट को इनिशियल मानेंगे जिसका पोटेंशियल पता होगा, ठीक है, और उसको फाइनल मानेंगे जिसका पोटेंशियल नहीं पता होगा। जनरली वैसे मानने को हम दोनों मान सकते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड है कि इनिशियल उसको मानेंगे जिसका पोटेंशियल पता हो, फाइनल उसको मान लेंगे जिसका पोटेंशियल नहीं पता है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता है तो हम लोग इसको इनिशियल मान लेते हैं। इनिशियली x कितना है 0, y कितना है 0, z कितना है -1। अरे x y z होता है ना। अच्छा, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इनिशियल पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट, ठीक है। फिर फाइनल पॉइंट अगर हम देखें तो फाइनल पॉइंट क्या है 1,1,1, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं 1,1,1 और उस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं v, ठीक है। अब बस अब यहाँ से इंटीग्रेशन चालू। भाई dv का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वही आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, बोले v आ जाएगा। माइनस बाहर छोड़ रखे हैं, यहाँ पे 10 यहाँ पे v। इंटीग्रेशन कितनी पावर है 1 पावर है, पावर बढ़ा देते हैं, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 तो पहले से था x²/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, ये उड़ जाएगा। प्लस 2 पहले से ही था y²/2, कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे 0 से 1 तक, ये भी उड़ जाएगा। प्लस 3 तो है ही, पावर बढ़ा देंगे z³/3, कहाँ से कहाँ तक -1 से 1 तक। ये कहानी क्लियर है क्या, रख देते हैं भाई, इसको बक्सा बना लेते हैं। यहाँ पे बक्सा बनाने के बाद भाई क्या लिखेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे। अपर लिमिट कितना v माइनस लोअर लिमिट कितना 10, सही है क्या ये, x²। अपर लिमिट कितना 1 माइनस लोअर लिमिट 0, अरे 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ध्यान देंगे प्लस अपर लिमिट कितना 1 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 माइनस 0, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे अगर प्लस 1 का क्यूब कितना आएगा, बोले 1 का क्यूब तो सर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस -1 का क्यूब फिर -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है बस। तो यहाँ पर हो जाएगा -v + 10 इक्वल, ये कितना 1 1 2 1 1 2 2 2 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 4। इधर उधर कर लेते हैं तो v इक्वल कितना आ जाएगा 10 - 4, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया। तो इसका मतलब हम लोग को पोटेंशियल मिल गया किस पर 1,1,1 पर, कितना है वो भी 6 वोल्ट है, ठीक है।
देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं उस पर सीखो ध्यान से। मैं देखो इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ भी टफ नहीं कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देंगे, हम सबसे टफ वाला कराए यहाँ पर आई जे और के तीनों दे दिए। जनरली क्या होगा, केवल आई और जे दिया गया होगा, ठीक है, केवल 2 कोऑर्डिनेट बात करोगे, तब तो ये वाला कोऑर्डिनेट बचा ही नहीं, केवल 2 कोऑर्डिनेट में और आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा। हम हिंट दे चुके हैं कि इनिशियल उसको मान लेना जिसका पोटेंशियल क्या हो पता हो, फाइनल उसको मान लेंगे जिसका पोटेंशियल नहीं पता हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन पढ़े और किसी क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल को खुद ही बोल के रखा है, तो वही लेके चलेंगे जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से एक आध और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम डाटा चेंज कर दे रहे हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से ट्राई करना, ठीक है। हटा दें सब कुछ, देखो हटा दिए भाई, गायब 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 गायब। अच्छा ये ना, अब जैसे ये लेक्चर के बाद या तो एक लेक्चर और आएगा और उसके बाद या हो सकता है एक और, मतलब इस लेक्चर के बाद 1 या 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया भाई, फिर हम लोग अब गॉसेस लॉ स्टार्ट करेंगे। इन वीडियोस को देखो क्योंकि ना ये जितना हम डीप पढ़ाए हुए हैं वो बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी लेके चले ना वैसे ही मैग्नेटिज्म आएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी समझ के रखेंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा मैग्नेटिज्म में। तो इस बात पे एकदम फोकस किए रखना कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की कहानी सिमिलर चलने वाली है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत जोर दिए हैं ताकि मैग्नेटिज्म में थोड़ा कम जोर दें और कम जोर में ही हम लोग को समझ में आ जाए। तो दिमाग लगाना इस बात पे और कोशिश ये करना कि हम बहुत स्लो चले हैं इधर स्टार्टिंग में भाई, अब थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा भाई। ये न्यूमेरिकल्स बढ़ाना, नहीं बढ़ाओगे तो फिर समस्या करेगा ना। एट देन देखो मतलब अगर लास्ट में जाएंगे ना तो बहुत फंस जाएंगे हम लोग। ये सोचते रहोगे लगातार कि नहीं सर स्कूल में जाएंगे तो हम पुश करेंगे, खुद को बहुत तैयार करेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस लॉकडाउन का बेनिफिट उठाओ, क्योंकि देखो जितने भी सीनियर्स होंगे ना, अगर इसको तुम एज अ पॉजिटिव वे में लेके जो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में टाइम खराब होता था वो सब में अब नहीं खराब होगा। तो अब घर पे ही जैसे स्कूल जाते आते तो लगभग 6 से 7 या 8 घंटे खराब होते थे, खराब नहीं बोलेंगे वैसे तो, मतलब पूरा हम लोग के पूरा दिन का उसमें चलता था 8 घंटे। लेकिन अगर 8 घंटे तुम घर पे ही पढ़ लिए ना वीडियोस के थ्रू या बुक्स के थ्रू, तो वो स्कूल वाले 8 घंटे के नहीं, ये स्कूल वाले के 12, 13, 16, 15 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो घर पे रहो, अगर 5-6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बहुत बेहतर है, वो कंटिन्यू रखे रहो, ठीक है। लास्ट टाइम के हिसाब से अगर सोच के चल रहे हो कि नहीं लास्ट में हम तेजी से मेहनत कर लेंगे, जब स्कूल खुलेगा तब मेहनत करेंगे, तो बहुत समस्या करेगा भाई। तो ध्यान दे के रखना, कोशिश यही करो कि घर पे हो तो भी उसको प्रोडक्टिव बनाओ। अपने डेज को जितना प्रोडक्टिव बना के रखेंगे ना उतना फ़ायदा देगा भाई ये, इसलिए दिमाग लगा के रखेंगे एकदम, ठीक है। चलो 3x² माइनस जे कैप प्लस क्या है, प्लस नहीं माइनस 2z के कैप, ये दिया हुआ है। यूनिट क्या है, यूनिट है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एट 1,1,1, इसको चेंज कर लेते हैं 1, -1,1, 0, 1, क्या ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, ठीक है 2, बस ठीक है। चलो करो ट्राई, फिर से 5 मिनट के लिए वीडियो रोकेंगे और ट्राई करेंगे भाई। दिमाग लगाओ तो एक बार, कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से। फिर से सेम तरीके से अप्रोच चालू करेंगे। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, -(dv) = EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz, ठीक है। EX EY EZ तो पता है, बार बार उसे नहीं दिखेंगे, कंपेयर करके डायरेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। साइन के साथ दिमाग लगाना एक बार। चलो EX कितना, बोले सर EX जो है वो तो 3x² हो गया, ठीक है। EY कितना, EY अगर हम कंपेयर करेंगे EY जे कैप के साथ तो EY है -1, तो माइनस को हम बाहर भगा दे रहे हैं, यहाँ माइनस, ठीक है। 1 का कोई सिग्निफिकेंस आएगा नहीं, तो केवल यहाँ पे क्या लिख लेंगे dy, ठीक है। फिर EZ की वैल्यू माइनस बाहर 2z dz, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान दें इस वाले पोर्शन पर, तो पोटेंशियल क्या दिया हुआ है 1, -1,1
इस पे का पोटेंशियल पता लगाना है। पता कहाँ का है, यहाँ का है 0 1 2, तो यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2। पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल हो गया ये 10 वोल्ट, ठीक है। और किस पॉइंट पता लगाना है 1 -1 1, ठीक है। और ये पॉइंट हम लोग का क्या हो गया V, जो हम लोग को पोटेंशियल पता लगाना है, ठीक है। माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तेज कर रहे हैं भाई। अब 3x² x³ 3 उड़ा दिए, तो यहाँ पे क्या बचा केवल x³ 0 1 माइनस dy का इंटीग्रेशन y कहाँ से कहाँ तक 1 -1, ठीक है, माइनस 2z, तो z का इंटीग्रेशन करेंगे अगर तो z²/2 2 उड़ा देंगे तो कितना बचा यहाँ पे केवल z², कहाँ से कहाँ तक 2 से 1 तक, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, -v + 10 इक्वल अपर लिमिट 1 - 0, ठीक है, माइनस अपर लिमिट -1 -1। अरे देखो ध्यान से देखना भाई, अपर लिमिट कितना था -1 था, फिर माइनस फॉर्मूले का और लोअर लिमिट 1। कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर अपर लिमिट का मतलब बड़ा होता है, गलत। अपर लिमिट का मतलब जरूरी नहीं होता है कि वो बड़ा होगा, ठीक है। अपर लिमिट बड़ा भी हो सकता है लोअर लिमिट से, और वो छोटा भी हो सकता है, और इवन बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रट के नहीं रखेंगे। माइनस फिर ध्यान देंगे z² मतलब 1 माइनस लोअर लिमिट कितना 4, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो -v + 10 इक्वल 1 -1 -2, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे +2, और -3 माइनस +3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6, इधर उधर कर लेंगे तो v इधर 10 - 6, ये सही है क्या, तो ये कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। कैलकुलेशन पे ध्यान दे देना भाई, स्टेप्स तो यही रहेंगे, ठीक है, प्रोसीजर यही है। अगर कैलकुलेशन कुछ अगर गड़बड़ हुआ हो तो देख लेना। -3 + 3 हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा, 1 2 3 6, ये सही लग रहा है वैसे, ठीक है। ध्यान दे के अपने हिसाब से कर लेना उसको। तो देखो ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम तुमसे बोले ना कि जनरली हम ऐसा पूछ रहे हैं, बहुत नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो सिंपल कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। सिंपल कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो सकता है या तो i j दे दें, या jk दे दें, या ki दे दें, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। चलते हैं एक और क्वेश्चन दे रहे हैं स्टैंडर्ड टाइप का, उस पर ध्यान देना अच्छे से सब, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू dy i कैप, dy नहीं yi कैप प्लस x j कैप, ठीक है, न्यूटन पर कूलम ये है। देन फाइंड पोटेंशियल एट 1, -1 इफ पोटेंशियल एट 1, 2 इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट कब से चल रहा है बेचारा, 2 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से ट्राई करो तो एक बार 5 मिनट के वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। चलो कर लिए क्या ट्राई, देखना ध्यान से भाई कि थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस वर्क और एनर्जी में भी बनाए जाते हैं, तो ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, जब इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है ना, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कई जगह पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान देना सब इस पर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास फिर से अगेन वही फॉर्मूला लिख रहे हैं, dv इक्वल इंटीग्रेशन ex dx प्लस ey dy, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब हम वैल्यूज रखना शुरू करते हैं तो यहाँ देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। dv इक्वल देखना ex की अगर हम वैल्यू रखें तो ex कितना है y dx, ठीक है, प्लस ey की वैल्यू x dy। अब ये समस्या है, प्रॉब्लम कैसे है, प्रॉब्लम इसलिए है जैसे d हम ये शुरू से बताते आए हैं, फिर हम बता रहे हैं कि जिसके साथ d लगा होता है वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ वेरिएबल कौन है x, लेकिन y भी खुद में वेरिएबल है। जैसे अगर y कांस्टेंट होता, यहाँ कोई और कांस्टेंट होता तो हम इसको बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम x लिख देते हैं, लेकिन यहाँ तो y है और हमको जस्ट पिछले क्वेश्चन में यहाँ पता चल रहा है कि y भी वेरिएबल है, और अब जो y dy लिखा हुआ उसके साथ x है, और चूंकि x खुद में कैसा है वेरिएबल,
तो इस तरह के इक्वेशन को लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है? अगर कभी भी हमको लिखा हुआ मिल जाए y dx प्लस एक्स डी वाई, ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं d टाइम्स ऑफ एक्स वाई। कैसे देखना ध्यान से, याद है यू इंटू, हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन सीखे थे। कैसे? जब हम लोग प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन करते थे, याद आ रहा है, पकड़ो पीटो की कहानी चलती थी कि भाई हम एक को छोड़ देते थे, y को छोड़ दिए, x को पीट दिए, प्लस जो पिटा गया है वो आराम कर रहा था, और फिर किसको पीटे थे? y को पीट दिए थे। तो हमेशा ये पकड़ो पीटो की कहानी चलती है इस तरह से, ठीक है, कि y है फिर x को पीट दिए, प्लस x को छोड़ दिए और y को पीट दिए। तो इसी तरह से पकड़ो पीटो की कहानी चलती है। अब अगर हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर ले तो हमको ये फायदा देगा। देखना कैसे, हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? y dx प्लस एक्स डी वाई पूरे पर इंटीग्रेशन, और इस पर्टिकुलर पोर्शन को तो हम लोग ये छाप सकते हैं, तो ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या? माइनस टाइम्स ऑफ डी वी इक्वल, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? d टाइम्स ऑफ x इंटू वाई। ये बात समझ में आ रही है क्या? अब ध्यान देते हैं भाई, हमको किस पॉइंट का पोटेंशियल पता है? 1,2 का, तो हम 1,2 को इनिशियल पॉइंट बोल दे रहे हैं। इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ x भी है और y भी है, ठीक है। फाइनल पॉइंट हम किसको बोल रहे हैं? 1, -1 को। 1,2 का पोटेंशियल है 2 पोटेंशियल है, और 1, -1 का पोटेंशियल नहीं पता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल दिए? v बोल दिए, ठीक है। बस अब तो कहानी सिंपल सी है, रखते हैं भाई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल। अच्छा, यहां ध्यान देते हैं, अगर केवल dx होता तो हम x लिख लेते कि नहीं? x प्लस समथिंग कांस्टेंट। अब इस c से कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये c जो है वो तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की वजह से आ रहा है ना, और यहाँ तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में केवल क्या आ जाता है? x आता है। अगर यहाँ पर समथिंग कुछ लिखा होता है तो भाई dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया? x आ गया। तो x का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया? x आ गया। उसी तरह से अगर यहाँ dxy है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x इंटू वाई। लोअर लिमिट देखेंगे अगर तो 1,2, और अपर लिमिट कितना है? 1, -1, ठीक है। तो यहाँ पे -v प्लस 2 इक्वल, ध्यान देते हैं, अपर लिमिट रखते हैं 1 इंटू -1, तो -1 आ गया ये, फिर माइनस x इंटू वाई, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 2, तो ये कितना आ गया? -3। इधर उधर कर लिया अगर हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 इक्वल v, मतलब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग का आ गया। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हम लोग सीखे कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो फिर पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। पिछले लेक्चर में क्या सीखे थे कि अगर पोटेंशियल पता हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से नोट कर लो भाई, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हम लोग को, तो ये बुक्स खोज खोज के हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब ध्यान देना भाई। नेक्स्ट, अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि अगर अब थोड़ा मिक्स प्रॉब्लम करेंगे ना, ये तुमको खुद में सोचना होगा कि कब क्या लगाना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात करेंगे, लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये सोचना है। देखो ध्यान से, फिर से बेसिक बातों पर आएंगे। देखना तो भाई, अगर कभी भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी थी तो हम लोग क्या लिखते थे? -dv/dx या dv/dr, आर कैप, यही तो लिखे थे। एंड अगर हम लोगों को -dv की बात करनी थी तो हम लोग E वेक्टर डॉट dr वेक्टर किए थे, यही था कि नहीं? ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन दो फॉर्मूले से हम लोग को क्या क्या सीख सकते हैं उन सब पे बात करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना इधर। देखो, याद आ रहा है, बहुत पुरानी कहानी याद करते हैं हम लोग 11th में, जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तभी हमें कुछ बातें सिखाए थे। क्या सिखाए थे? थोड़ी डायरेक्शन की बात को अभी हम छोड़ रहे हैं ना, अभी हम लोग इन सब बातों पर आ रहे हैं। देखना, इस पर फोकस कर रहे हैं और इस पर फोकस कर रहे हैं। पहली बात, ये कब यूज करते हैं? ये यूज तब करते हैं व्हेन
पोटेंशियल क्या हो, नोन कि अननोन, ये तब यूज करते जब पोटेंशियल नोन हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड तो अननोन हो, ठीक है, अननोन। ये कब यूज करते हैं, बोले ये तब यूज करते हैं व्हेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हो, बोले वो नोन हो, और जो पोटेंशियल है वो कैसा हो, तो बोले वो अननोन हो, ठीक है। ऐसी कहानी थी। यहां दिख रहा है, यहां फॉर्मूले में हम डिवीजन का यूज किए हैं। डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब स्लोप, ठीक है। याद आ रहा है, कुछ कुछ कहानी हम लोग इसको डिस्कस किए थे। यहाँ के फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। यहाँ के फॉर्मूले में हम लोग क्या किए हैं, बोले यहाँ के फॉर्मूले में हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई किए हैं। इसका मतलब, अरे डिवीजन और डिवाइड एक ही चीज हो गया ना, अरे गड़बड़ कर दिए क्या, यहाँ पे हम डिवीजन किए हैं, डिवाइड किए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, स्लोप, ये डिवाइड कर रहे हैं इसके करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, बोले यहाँ लेना पड़ता है एरिया। याद आ रहा है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करते थे जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात करते थे। जैसे अगर हमको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर जाना होता था तो ds/dt मतलब स्लोप निकालते थे, लेकिन अगर हमको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो वहाँ मल्टीप्लाई करते थे v/dt, इसलिए हम लोग एरिया निकालते थे। अब यहाँ पे भी ऐसी ही कुछ कहानी है। अगर ग्राफ बना हुआ मिला तो पहले देखेंगे कि भाई ग्राफ किसके बीच में है, ठीक है। ग्राफ किसके बीच में, जब ये पता चल जाएगा तो फिर हम लोग आगे सोचना शुरू करेंगे। जैसे देखना, सुनना ध्यान से, जैसे अगर ग्राफ बना हुआ है पोटेंशियल में और पोजीशन में, पोटेंशियल और पोजीशन, पोटेंशियल और पोजीशन, ठीक है, तो हम लोग उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे होंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच में ग्राफ बनाए तो एरिया निकालना पड़ेगा अगर पोटेंशियल की बात कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो हमेशा दिमाग में पहले ये दोनों फॉर्मूले बैठा लेंगे। इन दोनों फॉर्मूले बैठाने के बाद पहले सोचना है कि भाई क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे कि फिर स्लोप निकालना है कि एरिया निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं हम लोग इस पर आगे। अगर कुछ और तरीके से ध्यान लगाना है तो याद कर लो भाई, इस केस में आगे की सिचुएशन के लिए, इस केस में हम लोग क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन। भाई एक्स वाई जेड जब बदल गया था तो हम लोग यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एरिया का मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। ये वैसी कहानी है, नोट कर लो। अब हम लोग ग्राफिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे आते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिख लो, हेडिंग ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम, ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब जो ये 2 लेक्चर चलेंगे ना भाई, 2 लेक्चर मतलब इसके बाद के 1 या 2 जैसे भी हों, डिपेंड करता है वो कितने क्वेश्चन है उसमें, तो मे बी 1 या 2 लेक्चर जो भी चलेंगे ना वो थोड़े टफ से होंगे, ठीक है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि वीडियो रोको, ट्राई करो, तो जरूर ट्राई करना, और जब ना बने ना तो फिर सोचो कि कहाँ के टॉपिक से है वो। अब रिवीजन का टाइम बहुत तेज बढ़ चुका है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाए हैं, तो इसलिए क्या हो गया कि हम लोग के पास फायदा हो गया, बहुत सारे वीडियोस पड़े भी हैं यूट्यूब पर। तो तुमको जहाँ समस्या आती है कि नहीं सर ये टॉपिक में दिक्कत हो, तो देखो कहाँ हम रखे हैं उसको, प्लेलिस्ट में जाओ, टाइटल में चेक करो कि कहाँ पे वो टॉपिक हम पढ़ाएं, उसको क्लिक करो और उस वीडियो को देखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब कुछ। थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर भाई, ग्राफिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, कुछ और बोले थे क्या, अच्छा क्या बोले थे, क्या बोले थे बताओ, हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्राफ्स, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, दिमाग लगाना सब लोग। इफ potential at 0,0 is -10 volt, then find potential at
एट नंबर 1 x इक्वल 4m मतलब मीटर, b x इक्वल 5m मतलब मीटर, ठीक है। x इक्वल्स टू 4 मीटर पे पता लगाना है और x इक्वल्स टू 5 मीटर पे पता लगाना है। सही लग रहा है? सही है, सही है। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये हो गया हम लोगों का x, ठीक है। ऐसे है कुछ ग्राफ इस तरह से। अरे गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होता है? न्यूटन पर कूलम में होता है। तो यहाँ ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 4। ये बहुत ज़्यादा दूर चला गया था, इसको रुक जाओ एक मिनट। A2 ऐसे पास में लेके आ जाते हैं। और ये है हम लोगों का 5 और जो x है वो किस में है? मीटर में है। चलो ध्यान दो, दिमाग लगाओ भाई। ये ग्राफ बना लेते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करना शुरू करते हैं। तो 1 2 मिनट लगेगा सब पे, तो 4 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो एक बार एकदम ईमानदारी से ट्राई करते रहे भाई। ये क्वेश्चन ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे उसी के बहाने सीखते जाएंगे हम लोग ना। कर लो ट्राई। कर लिए क्या ट्राई? देखना ध्यान से। देखो एक बात तो सिंपल है कि भाई जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम एकदम सिंपल बात करें तो 0 to 4 देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा है, सही है। और 4 to 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड x पर डिपेंड कर रहा है केवल। अगर हम इक्वेशन लिखें, देखो ध्यान से, जैसे अगर यहाँ y यहाँ x होता तो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और स्ट्रेट लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशन तो होता ही है। हम वो लिखने पर नहीं आएंगे, उससे बहुत आसानी से ही सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इक्वेशन लिखेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक अलग तरीका है, लेकिन उससे भी सॉल्व हो जाएगा। हम उससे आसान तरीके पे बात कर रहे हैं। अभी जो हम बात बोले उससे हम बस ये साबित करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ कांस्टेंट और यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर ही डिपेंड कर रहा है। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है माइनस ऑफ dv, अरे इक्वल यहाँ पे क्या था? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यही था कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ अब हम dr नहीं लिखेंगे, यहाँ अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे हम x, dx वेक्टर, क्योंकि सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है। अब हम डिपेंड करेगा कि हम कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं उसको। जैसे हमारे इस पहले क्वेश्चन में बोला गया है, अगर हम सॉल्यूशन पे आए, सॉल्यूशन, तो हम पहले क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे माइनस ऑफ dv इक्वल, भाई ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एरिया के बारे में, एरिया ऑफ E विथ x एक्सिस, ठीक है। एरिया ऑफ E विथ x एक्सिस, लेकिन कहाँ तक जाएंगे? हम लोग को 4 तक जाना है। किसका पता है? 0 का पता है। तो अगर ध्यान दें तो हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx वेक्टर 0 to 4, और यहाँ पे भाई 0, जब 0 था तो पोटेंशियल कितना था? -10, और 4 पर तो पोटेंशियल पता लगाना है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? v। तो ये जो है ना, ये पूरा क्या बता रहा है? ये पूरा बता रहा है कि हम लोग को बस एरिया लेना है, कहाँ तक? 4 तक। तो बस ये लेंगे, और ये अगर बहुत सही से देख रहे हैं तो ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं? और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितना है? 4, विड्थ कितना है? 10। तो 10 इंटू 4 कितना आ जाएगा? ये 40, ठीक है। बस खत्म। अब अगर हम अपर लोअर लिखें, देखना ध्यान से, इसको हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं, और अगर हम फर्स्ट पोर्शन, ये लाइन भी हटा दे रहे हैं, तो अगर हम लोग फर्स्ट पोर्शन के करेस्पॉन्डिंग चले तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? अरे लोअर लिमिट माइनस के साथ, और एक फॉर्मूले का ही माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इक्वल, ठीक है। और ये एरिया कितना आ चुका है? 40। इधर उधर कर लेंगे तो v प्लस 10 इक्वल्स टू -40। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -50 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये इस तरीके से सिंपल से, ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। अब बात करते हैं हम लोग b वाले का, कि सर b वाले को कैसे करेंगे? तो यहाँ पे भी कुछ अलग सा नहीं है, नॉर्मल सा ही है। क्या लिखेंगे? फिर से वही कहानी, माइनस ऑफ dv इक्वल 0 to 5 जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx वेक्टर, ठीक है, क्योंकि 0 वाले का हम लोग को पोटेंशियल पता है।
अच्छा जीरो वाले का पोटेंशियल कितना है, बोले जीरो पर जो पोटेंशियल था वो है -10 और 5 पर पोटेंशियल पता लगाना, लेट्स से उसको V डैश मान लेते हैं क्योंकि V तो हम लोग पहले ही मान चुके थे। अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो यहाँ फिर से माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो V + 10 हो जाएगा, मतलब V डैश + 10 इक्वल एरिया, ये एरिया कितना था, ये एरिया था 40 प्लस अगर हम इस एरिया पर ध्यान दें, इस एरिया पर, तो ये तो एक ट्राइंगल बना रहा है कि नहीं, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस कितना 1 इंटू हाइट कितना, हाइट है 10, ये हो जाएगा। यहाँ से कट पिट कर लिए तो ये कितना आ गया 45, तो V डैश + 10 इक्वल्स टू -45, ये माइनस इधर, तो यहाँ से V डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी -55 वोल्ट। ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक, अब हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ये आए कि पहला क्वेश्चन कि सर आप ये जीरो से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लिए तो सही बात है, जीरो पर ही हमको बस पोटेंशियल पता था, लेकिन यहाँ पर तो पोटेंशियल हमको जीरो पर भी पता है और 4 पर भी पता है, तो जीरो ही क्यों स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग ना जीरो की जगह 4 भी करके स्टार्ट कर सकते हैं। अरे भाई जब यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 वाले का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, देखना आंसर सेम आएगा। बी वाले का ना हम और करके एक और सॉल्यूशन करते हैं, बी वाले का अगर किया जाए तो क्या था -इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं 4 to 5, तो 4 से 5 चले गए। यहाँ पे 4 पर पोटेंशियल कितना आया था, 4 पर पोटेंशियल आया है -50, 5 पर पता लगाना, लेट से V डबल डैश मान लेते, ठीक है। देखना तो -V डबल डैश माइनस माइनस +50, अरे एक लोअर लिमिट का माइनस और एक फॉर्मूले में आने वाला माइनस इक्वल, इसको ध्यान दे, अगर 4 से 5 में एरिया कितना आएगा 1/2 इंटू बेस कितना 1 इंटू हाइट कितना 10, मल्टीप्लाई कर लिया तो 5, तो यहाँ से V डबल डैश +50 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -5, तो यहाँ से V डबल डैश की जो वैल्यू है वो -55 वोल्ट आ गया। देखो दोनों से फिर से भी क्या आ गया सेम, देखो यहाँ भी -55 वोल्ट और यहाँ पर भी 55 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग ना ए वाले के लिए कुछ और नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको केवल 0 पर ही पता था, हाँ, लेकिन लास्ट में हमको 5 पर पता चल चुका है ना, 5 पर कितना आया है -55, तो हम इसको 5 से 4 भी जा सकते हैं और 4 पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो 5 जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा -55, तो उससे करके देखना तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से है जिसमें हम लोग को क्या पता लगा सकते हैं, अगर ग्राफिकल प्रॉब्लम आ गए तो भी कर सकते हैं। ये क्या था, ये तब था जब E और X के बीच में ग्राफ बना हुआ था। ठीक है, अब एक आध और करते हैं कि अगर मान लेते हैं V का ग्राफ दिया हुआ हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखना सुनना ध्यान से, उस पर भी बात करते हैं अब हम लोग। अच्छा, अपने हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते रहे भाई, जैसे हम इस क्वेश्चन में कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले, हम उसको लिखवाए नहीं। हर बार किसी क्वेश्चन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीखते हैं ना, या तुमको ऐसा लगता है कि सर कोई एक चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको जरूर से जरूर नोट पॉइंट में लिखते रहो। अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाएंगे तो बहुत फायदा होगा भाई। देखो ध्यान से, एक और करते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का। इफ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एंड x इज एज सोन, देन नहीं, पहले ग्राफ बना लेते हैं भाई। पोटेंशियल में और x में कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, v और x में कैसा ग्राफ बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ना हम लोग 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। x1, x2, x3। x1 क्या है, x1 ये ना डिस्टेंस है x1, ठीक है। ये क्या है, ये
x2 डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है, ये x3 डिस्टेंस है, ठीक है। इस तरह से बना हुआ है ग्राफ। ये जो x है वो दिया हुआ है मीटर में, ये जो v है वो दिया हुआ है वोल्ट में। देन इफ a positive charge q naught, a positive charge q naught is placed at नंबर 1 x1, नंबर 2 x2, नंबर 3 x3, distance from origin, distance from origin, then find direction of force, in each situation, ठीक है। चार्ज Q naught is kept यस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, इससे हम लोग बहुत सारे पॉइंट सीखेंगे, तो बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है और याद भी रखना है, ठीक है। देखना तो भाई देखो, तीन ये x1, x2, x3 तीन ऐसे जगह हैं जहां पर चार्ज को रखा जा रहा है। अब तुम इसको ऐसा कुछ मत सोचना ये सब कि ये क्या है चार्ज इमेजिन करो, इमेजिन ना। देखना, जैसे मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है ओरिजिन, ठीक। हम x एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं, तो एक बार हम Q नॉट को x1 पर रखें, x1 डिस्टेंस पर, एक बार हम Q नॉट को x2 डिस्टेंस पर रखें, और एक बार हम Q नॉट को x3 डिस्टेंस पर रख दिए, ऐसे अलग अलग जगह पर। एक बार में एक ही सिचुएशन सोचो, तो हम पहले x2 x3 छोड़ते हैं, x1 के बारे में सोचते हैं। x1 जब हम यहाँ रखे हैं तो वो चलेगा किसकी वजह से भाई? चलने के लिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, या तो हम धक्का धुक्की दें। अगर इसको इलेक्ट्रिक फोर्स से चलाना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर भाई कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज पे उधर ही फोर्स लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया तो इस पे फोर्स इधर ही लगेगा, मतलब कि हमको फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेना है, क्योंकि जिधर फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा और उधर ही वो चार्ज चलना भी शुरू करेगा। अब बात आती है कि सर फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है? बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन निकालने का तरीका ये है, अब हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है? पहले फॉर्मूला है dv/dx, मतलब स्लोप, बस E = -dv/dx होता है कि नहीं, और dv/dx स्लोप है, तो हम स्लोप निकाल लेते हैं किसका? v और x के ग्राफ का, और उसका माइनस साइन ले लेते हैं। उसके थ्रू हम लोग को आइडिया लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का। बस उसके बाद तो सिंपल कहानी है, ठीक है। इतने हिंट को बार बार रिवाइज करो, या कम समझ में आए तो फिर से वीडियो में पीछे जाओ और देखो, ठीक है। तो इतने देर में बार बार सुन कर तुमको इसको ट्राई करना है। हर एक पॉइंट पे 2-2 मिनट लेना है, तो 6 मिनट के लिए वीडियो रोको और ट्राई करना, ठीक है। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनो ध्यान से, हम ना सिर्फ एक पॉइंट बताएंगे, बाकी 2 पॉइंट एकदम बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको हटा रहे हैं पहले और सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लेट से किसको? x1 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान देना एक बार भाई, x1 की बात करते हैं हम लोग। गायब कर दे एक बार, गायब 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 गायब, ठीक है। चलो देखो भाई, x1 की थोड़ी सी कहानी सुनते हैं ना। x1 पे अगर हम ध्यान दें, देखना तो x1 का स्लोप खींचो। x1 वाले पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट तो हमको स्लोप देगा भाई। स्लोप के अगर हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं ना, सॉल्यूशन, लेट्स थिंक अबाउट पॉइंट एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब हम x1 पे सोचना शुरू करें अगर, तो भाई स्लोप की कहानी समझते हैं। स्लोप के लिए हम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट, और स्लोप होता क्या है? tan थीटा।
अगर बहुत सही से ध्यान रखो जो थीटा है वो लेस देन 90 है, मतलब 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा। देखो अरे यही तो होता है, यही वाला एंगल। और अगर ऐसा हुआ तो tan थीटा जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा। और स्लोप है क्या बेचारा, स्लोप बेचारा तो dv/dx है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि dv/dx जो होगा वो पॉजिटिव आएगा? बोले बिल्कुल। ध्यान से सुनो, पहले सबसे पहले हाथ चलाते, याद है हाथ चलाना भी सिखाए थे हम कि हाथ चलाएंगे अगर, और ये हाथ हमको दिखा रहा है कि एंगल जो है वो लेस देन 90 बना हुआ है, लेस देन 90। तो tan की वैल्यू, अगर tan थीटा की हम बात करें, अगर हम थीटा 90 से कम रखें तो कोई भी वैल्यू सोच लो tan की, वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। तो tan थीटा पॉजिटिव, और स्लोप जो है वो तो dv/dx ही होता है ना, तो dv/dx भी क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे ध्यान दे, यहाँ ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या था? माइनस ऑफ dv/dx आई कैप। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कि अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस ऑफ आई कैप में होगा कि नहीं? ध्यान दिया जाए, dv/dx क्या आया है? पॉजिटिव, माइनस आगे लगा हुआ है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? माइनस आई कैप में। सिंस Q0 कैसा है? Q0 एक पॉजिटिव चार्ज है, और अगर Q0 पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर जो फोर्स होगा, फोर्स वो भी माइनस ऑफ आई कैप में होगा कि नहीं? इसका मतलब कि वो होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस तरह की कहानी है। तो अब हम लोग सीखे क्या इससे? देखो, हम जो जो बातें सीखे हम उस पर बात कर रहे हैं। पहले सबसे पहली बात कि अगर हम लोग सिमिलरली x3 पर सोचते हैं, x3 पर, तो x3 पे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे टेंजेंट। और अगर हम एंगल देखते तो ये एंगल मोर देन 90 होता है कि नहीं? अब सिंस एंगल अगर मोर देन 90 हुआ है, तो अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो tan थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर tan थीटा नेगेटिव मतलब dv/dx नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। और अगर dv/dx नेगेटिव, तो यहाँ जब हम लोग नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? प्लस आई कैप में। तो फोर्स भी किधर लगेगा? प्लस आई कैप में, क्योंकि Q0 कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस केस में जो x1 है, उसी केस में फोर्स किधर लगा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। x3 के केस में फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर? सेकंड वाले पर, बी वाले पर। बी का कर लेते हैं एक बार, बी वाले पर आते हैं। बी क्या है भाई? इसको नोट कर लो अच्छे से, सी खुद ही करना है। ठीक है, x3 वाला खुद करना, हम डिस्कस कर लिए। बी वाले पर आते हैं, बी x2। अगर हम x2 के बारे में सोचते हैं तो x2 पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो टेंजेंट ऐसे आ रहा है, मतलब एंगल 0 डिग्री। थीटा जो आया, थीटा वो कितना? बोले 0 डिग्री। तो tan थीटा 0, तो जो tan थीटा की वैल्यू है वो भी 0। इसका मतलब dv/dx भी कितना? 0। तो dv/dx अगर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। Q0 पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स भी बेचारा कितना? 0। इसका मतलब, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कहानी, वैसे ही फोर्स के साथ कहानी। तो फोर्स 0, इसका मतलब कि नो मूवमेंट। अरे जब फोर्स लगेगा ही नहीं तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा ही नहीं, नो मूवमेंट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये हम लोग डिस्कस कर ले किसके बारे में? x1, x2 और x3 के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें और एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? कि हम अब Q0 को क्या ले लें? नेगेटिव चार्ज ले लें। अगर हम नेगेटिव चार्ज लिए तो कहानी जस्ट पलटेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आके। जैसे x1 था जब, तो dv/dx क्या आया था? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से क्या हो गया था? माइनस आई कैप में। लेकिन अब जब फोर्स लिखोगे तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो उसी x1 पर प्लस एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, और x3 पर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि हम Q0 को नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो सेम चलेगा, लेकिन जब फोर्स लिखते हैं तो कहानी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। ठीक है, देखो तो बस करते हैं यहाँ तक। इस लेक्चर में क्या क्या पढ़े हम हल्की फुल्की बात रिवाइज करा देते हैं एक बार। पहली बात, हम लोग इस लेक्चर में पढ़े कि अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। हाँ, यही था। ठीक है, फिर इस पर हम लोग 3, 4, 5 न्यूमेरिकल किए,
और फिर हम कुछ डिस्कस किए ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम कि अगर ग्राफिकल प्रॉब्लम्स आ गई तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग बात तो कर लिए, या तो नेक्स्ट लेक्चर लास्ट होगा या तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दो, कहीं कुछ टॉपिक वीक लगता है तो जरूर से जरूर वीडियो देखते रहो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड में भाई। बोर्ड या कोई भी कंपटीशन में अच्छा स्कोर 1-2 दिन में नहीं आ सकता है भाई, लगातार लगे रहो, जितना अपने अंदर मोटिवेशन रखोगे ना उतना बेहतर करेंगे, ठीक है। तो बस करते हैं, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।